नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य और एक ऐसी उपाधि की तह तक जाने वाले हैं जिसने सच में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया महात्मा गांधी को महात्मा कहती है? आज हम इसी के पीछे की दिलचस्प कहानी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने एक बड़ा ही रहस्यमयी सवाल आता है। जब भी हम गांधी जी के शुरुआती जीवन की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि आखिर सबसे पहली बार उन्हें महात्मा पुकारा किसने था। क्या वो कोई बहुत मशहूर हस्ती थी या फिर कोई बिल्कुल अनजान शख्स? चलिए इस मिस्ट्री को थोड़ा सुलझाते हैं। लेकिन किसी एक इंसान का नाम लेने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि महात्मा शब्द असल में आया कहां से है। देखिए, यह संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, महा यानी महान और आत्मा। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो जैन धर्म में इसका इस्तेमाल उन विद्वानों के लिए होता था जो गृहस्थ जीवन जीते थे। वहीं थियोसफी में ये शब्द उन गुरुओं के लिए इस्तेमाल होता था जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके थे। और यहीं से जन्म लेती है हमारी द ग्रेट हिस्टोरिकल डिबेट, यानी एक महान ऐतिहासिक बहस। अब यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं और दोनों ही काफी दिलचस्प हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक मशहूर पत्र में उन्हें महात्मा कहा था और वहीं से ये नाम पॉपुलर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ एक रिकॉर्ड ये भी बताता है कि जुलाई 1914 में साउथ अफ्रीका के डरबन टाउन हॉल में एक स्वागत समारोह के दौरान किसी गुमनाम पत्रकार ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। है ना कमाल का कॉन्ट्रास्ट? लेकिन रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब है। जब आप सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों को निष्पक्ष रूप से खंगालते हैं तो एक और भी पुराना सबूत सामने आता है। ये 1909 का एक प्राइवेट लेटर है जिसे गांधी जी के दोस्त प्राणजीवन मेहता ने गोपाल कृष्ण गोखले को लिखा था। जी हां, इस उपाधि का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड इसी पत्र में मिलता है। अब उपाधि की बात तो हो गई, लेकिन अब सवाल उठता है कि वो एक राजनैतिक संत थे या एक संत राजनेता। इस बात को समझने के लिए हमें देखना होगा कि अलग-अलग इतिहासकार उन्हें किस चश्मे से देखते हैं। अगर हम साम्राज्यवादी या इंपीरियल दृष्टिकोण की बात करें तो वो उन्हें एक राजनीतिक अवसरवादी के रूप में देखते हैं। मार्क्सवादी विचारकों का मानना है कि उनकी अहिंसा असल में सत्ता को शांति से ट्रांसफर करने का एक टूल थी। लेकिन अगर हम सबाल्टर्न नजरिए से देखें तो वो उनके अहिंसा और सत्याग्रह के सख्त नियमों पर जोर देते हैं। इसी सत्य और अहिंसा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें सबसे अलग बनाया। उदाहरण के लिए 1922 में जब चौरी चौरा में हिंसा भड़की तो उन्होंने अपनी ही तीखी आलोचना के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट के असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उनके इसी दर्शन को आप उनकी किताब हिंद स्वराज में बहुत गहराई से देख सकते हैं। उनके लिए स्वराज या आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति नहीं था। उनका मानना था कि सच्ची आज़ादी का मतलब है अपनी इच्छाओं से आज़ादी, अंदर के डर से आज़ादी, भौतिक सुखों के मोह से आज़ादी और पश्चिमी सभ्यता के अंधे प्रभाव से आज़ादी। ये साफ दिखाता है कि उनकी राजनीति अंदरूनी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई थी। और इस महान आत्मा के विचारों का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। चलिए देखते हैं द ग्लोबल रिपल इफेक्ट। ये देखना वाकई बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे रूसी दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय की लेखनी ने सत्याग्रह की नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाई। टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। दोनों ही अहिंसक प्रतिरोध में बहुत गहरा विश्वास रखते थे। यहां तक कि साउथ अफ्रीका के संघर्ष के दौरान इन दोनों दिग्गजों के बीच कई खत भी लिखे गए जिनसे विचारों का एक बड़ा ग्लोबल एक्सचेंज हुआ। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि कैसे ये अहिंसक तरीके समुद्र पार करके अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन तक जा पहुंचे। 1940 में जेम्स फार्मर ने गांधी जी के सत्याग्रह को पढ़ना शुरू किया और फिर 1942 में शिकागो में पहला सिविल राइट्स सिट इन हुआ। सबसे खास बात, 1959 में जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर भारत आए तो वो मुंबई के मणिभवन में उसी कमरे में रुके जहां कभी गांधी जी रहते थे। उन्होंने कहा था कि वहां उन्हें गांधी जी की मौजूदगी महसूस होती है। दुनिया के और भी कई बड़े चेहरों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, आइए देखते हैं द ग्लोबल कोरस ऑफ आइकॉन्स। बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले नेताओं ने भी गांधी जी के तरीकों का लोहा माना है। वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन का ये स्टेटमेंट ही ले लीजिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं और अन्य लोग क्रांतिकारी हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम महात्मा गांधी के शिष्य हैं, न इससे कम न इससे ज्यादा। साउथ अफ्रीका, जहां से गांधी जी की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी, वहां भी उनका प्रभाव गहरा था।
नेल्सन मंडेला ने कहा था कि सहिष्णुता, आपसी सम्मान और एकता के जिन मूल्यों के लिए गांधी जी खड़े हुए, वे आज भी हमें हमारे राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में प्रेरित करते हैं। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इस कोट से तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अहिंसा सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि न्याय पाने का एक बेहद प्रैक्टिकल टूल बन गया था। उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें अपने ईसाई आदर्श अपनी पृष्ठभूमि से मिले, लेकिन उन आदर्शों को जमीन पर उतारने की टेक्निक उन्होंने गांधी जी से ही सीखी। यहाँ तक कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया के पायोनियर भी उनके ज्ञान की कद्र करते थे। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था कि गांधी जी ने साबित कर दिया कि हम फिजिकल एक्शन के बजाय नैतिक आक्रामकता से बदलाव और न्याय ला सकते हैं। जॉब्स का मानना था कि इंसानियत को आज इस ज्ञान की जितनी ज़रूरत है, उतनी पहले कभी नहीं थी। और इस सब के अंत में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के वो मशहूर शब्द भला कौन भूल सकता है। दुनिया के सबसे शानदार दिमागों में से एक का ये बयान खुद ब खुद ये साबित कर देता है कि दुनिया ने उन्हें महात्मा क्यों माना। उन्होंने कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर यकीन कर पाएंगी कि हाड़ मांस का ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला भी था। तो दोस्तों, हमारे इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर ये सारी बातें हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा करती हैं। अगर आने वाली पीढ़ियां सच में ये विश्वास ही नहीं कर पाएंगी कि ऐसा इंसान इस धरती पर मौजूद था, तो आज की इस मॉडर्न दुनिया में हम इस महान आत्मा के आदर्शों को जिंदा कैसे रख सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।